सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि सीबीएसई ने जो आपके लिए कल एक प्रैक्टिस पेपर निकाला था उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। जी हाँ, इसके अंदर इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर जो है 60 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस पेपर के अंदर सीबीएसई ने आपके लिए रखे हैं। और कई सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो बहुत ही न्यू टॉपिक है, आपने उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को शायद ही इसमें पढ़ा होगा। मैं एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, पूरा पेपर आपको जो है हिंदी में समझाने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है हिंदी में और इसका आंसर जो है वो क्या है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे एक एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, विच स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मनी इज दिस कॉल्ड। यहाँ पे मनी के कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं। कह रहा है जो मुद्रा जो होती है ना, वो क्या करती है, मुद्रा को जो है परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है, क्रय शक्ति। कि भाई मुद्रा जो है, मुद्रा के अंदर मुद्रा खुद एक परचेजिंग पावर है। ठीक है, मुद्रा के अंदर परचेजिंग पावर होती है कि वो किसी भी चीज को खरीद सकती है। ठीक है, तो कह रहा है तो वो जो है ना क्या करती है, प्रेजेंट से फ्यूचर में परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करती है प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, हमने मुद्रा का एक कार्य पढ़ा था जिसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है, मूल्य का संचय। हमने जो इसका सॉरी मुद्रा का संचय आप कह सकते हो, मुद्रा का संचय, ये हमने इसका फंक्शन पढ़ा था, या मुद्रा का भंडारण भी आप कह सकते हो। इस फंक्शन का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन का मतलब ये होता है कि भाई वस्तु विनिमय के अंदर क्या होता था, वस्तु विनिमय के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि भाई वस्तुओं को हम लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो खराब हो जाती थी, उसके मूल्य में अंतर आ जाता था। जैसे जो दैनिक प्रकृति की चीजें होती हैं, दूध, ब्रेड, अंडे, ये वाली चीजें। लेकिन जो मुद्रा है, मुद्रा ने जब मुद्रा आई तो मुद्रा ने वस्तु विनिमय की इस कठिनाई को दूर कर दिया, क्योंकि मुद्रा को हम लॉन्ग टर्म तक, जब तक चाहे जब तक स्टोर करके रख सकते हैं। मुद्रा की जो वैल्यू है ना, मुद्रा की जो वैल्यू है वो अपरिवर्तित रहती है। बस इस लाइन का ये मतलब है, इसको आपको ये समझना है कि मुद्रा की जो वैल्यू है वो अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है, आपके पास 2000 रुपए का नोट है और आपने इसको रख दिया जी लॉक करके तिजोरी के अंदर। ठीक है, अब आप चाहे इसको 5 साल बाद निकालो, आप चाहे इसको 10 साल बाद निकालो, आप चाहे इसको 15 साल बाद निकालो, आप कितने भी साल बाद निकालो, ये 2000 रुपए का नोट 2000 रुपए का ही नोट रहेगा। ठीक है, चाहे अभी निकालो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, इसकी जो परचेजिंग पावर है वो 2000 रुपए रहेगी। इस नोट से आप 2000 रुपए तक की चीजें आज भी, आज से 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी खरीद सकते हो। बस कंडीशन ये है, मोदी जी कुछ ना कर दे। ठीक है जी, तो भाई इसका मतलब क्या है, ये मुद्रा का कौन सा फंक्शन बता रहा है कि मुद्रा जो है, मुद्रा कैन बी यूज, मुद्रा का जो है हम उपयोग किस लिए कर सकते हैं, क्रय शक्ति को प्रेजेंट से फ्यूचर में ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पे जो मुद्रा के कार्य की बात की गई है, वो बात की गई है स्टोर ऑफ वैल्यू की, क्योंकि मुद्रा की जो वैल्यू है वो अपरिवर्तित रहती है। तो पहले का जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। कह रहा है नीचे ना आपको दो स्टेटमेंट, दो कथन आपको दिए गए हैं, किसके रिगार्डिंग दिए गए हैं, राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, मतलब कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है मुद्रास्फीति हो रही है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। ठीक है, जनरल प्राइस लेवल का मतलब मुद्रास्फीति हो रही है, कीमतों का बढ़ना जनरल प्राइस लेवल कहलाता है। राइज इन द जनरल प्राइस लेवल मतलब कीमतें बढ़ रही हैं वस्तुओं और सेवाओं की अर्थव्यवस्था के अंदर। तो कह रहा है इससे क्या होगा, बताइए इसका क्या इफेक्ट होगा। एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, एक स्टेटमेंट ये लिखी हुई है। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इट विल लीड टू अ राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, इट विल लीड टू अ राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो मुद्रा का जो मान है ना, इससे जो मुद्रा का जो मान है वो क्या हो जाएगा, इससे मुद्रा का जो मान है वो बढ़ जाएगा। या दूसरी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है
दूसरी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है इट विल लीड टू अ राइज इन द डिमांड फॉर मनी। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। उसने बोला कि अगर मुद्रा, जैसे कि अगर महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इन्फ्लेशन हो रही है, अगर महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर मुद्रास्फीति अगर हो रही है, ठीक है, तो उसका कौन सा इफेक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है क्या मुद्रा का जो मान है वो बढ़ जाएगा, मुद्रा की मतलब लाइक परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, या डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी जो है ये क्या होती है, ठीक है, मुद्रा के लिए मांग, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि लोग अपने पास कितना पैसा रखना चाहते हैं उसको कहते हैं डिमांड फॉर मनी। लोग पैसा खर्च नहीं करना चाहते, लोग अपना पास कितना पैसा रखना चाहते हैं, उस चीज को कह सकते हो डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा इफेक्ट इसका बिल्कुल सही है। तो ये जो इफेक्ट है क्यू वाला इफेक्ट बिल्कुल ठीक दे रखा है। जब भी अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति की सिचुएशन होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लोग जो है मुद्रा के लिए जो मांग होती है उसको क्या कर देते हैं, मुद्रा के लिए जो मांग होती है उसको बढ़ा देते हैं। डिमांड फॉर मनी जो है वो इंक्रीज हो जाती है एज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सॉरी एज इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको 4 फॉर्मूले लिख रखे हैं, M1 M2 M3 M4, और बोल रहा है कौन सा फॉर्मूला जो है, कौन सा फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट दिया गया है। अब देखिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे तो भाई आपको ये बोलोगे जी आप कि भाई हमारे सिलेबस में तो M1 है, तो फिर ये बाकी के कहाँ से आ गए M2 M3 M4। तो भाई देखिए आ जो है कुछ भी सकता है, ठीक है, आ जो है कुछ भी सकता है। तो आपको पढ़ना जो है सब कुछ है, होने को तो मुद्रा के कार्य भी नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन मुद्रा के कार्य पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्य तो डिलीट है, तो फिर क्वेश्चन कैसे आ गया। डिमांड फॉर मनी जो है ये भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से M2 M3 M4 ये तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, ये तो M2 M3 M4 क्या M1 भी नहीं पढ़ता बच्चा। तो भाई आपको बहुत पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, आप इसको पढ़ के समझ जाइए कि क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे आ रहे हैं। अब देखिए आप जब इसके सारे घटक को जब आप देखोगे M1 को, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, जब आप इन सारे घटकों को देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो सी ऑप्शन है, सी वाला जो ऑप्शन है ये आपका जो है बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि M3 जो है वो इसका सम होता है M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ये आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब आपको सारे वो याद होंगे। तो तीसरे का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व प्राप्तियों के लिए इसमें से कौन सी जो है, कौन सी बात जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है। देखिए कह रहा है नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये इसका जो नेचर होता है नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो कभी कभार होती है उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग। लेकिन भाई राजस्व प्राप्तियों का जो नेचर होता है वो तो रिकरिंग होता है, वो तो होती ही रहती हैं, कभी कभार नहीं होती, बार बार होती हैं। देखो राजस्व नेचर की चाहे प्राप्ति हो चाहे व्यय हो वो रिकरिंग होते हैं, नेचर के अंदर होती रहेंगी, आवृत्ति होती है वो। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल वाली होती हैं उनका नेचर नॉन नॉन रिकरिंग होता है। तो पहला तो गलत लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है मे क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी। कह रहा है राजस्व प्राप्तियां जो है, राजस्व प्राप्तियां सरकार के ऊपर जो है दायित्व उधार क्रिएट करती हैं। तो भाई राजस्व नेचर की जो भी चीजें होती हैं, राजस्व नेचर की जो है जो भी चीजें होती हैं वो सरकार के ऊपर ना तो एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट ही नहीं डालती, तो ये भी गलत लिखी हुई है। तीसरे की अगर बात करें लिखा है डू नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये कोई सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं। और लिखा हुआ है इंक्लूड लोन टेकन बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ तो ये तो भूल जाओ। ये जो बात लिखी हुई है ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि राजस्व प्राप्तियां जो हैं वो सरकार के ऊपर किसी भी तरीके की लायबिलिटी जो है वो क्रिएट नहीं करती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। पांचवी की अगर बात करें लिखा है इन 2021 द गवर्नमेंट सेड दैट
despite the current resource crunch, it has decided to hike its capital expenditure by 34.5%। कह रहा है एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली सरकार ने बोला है कि भाई उसका जो पूंजीगत व्यय है ना, पूंजीगत व्यय वो 34.5% से जो है वो बढ़ा है या बढ़ेगा। तो भाई यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीजन फॉर द हाइक, मतलब कि इस ये जो बढ़ा है 34.34% से कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, इसके पीछे का क्या रीजन है। ठीक है, ये जो 2021 में गवर्नमेंट ने ये बोला करंट रिसोर्स के अकॉर्डिंगली कि कैपिटल पूंजीगत व्यय 34.5% से बढ़ा है, पहले जितना भी होता था उसके मुकाबले 34.5% जो है वो बढ़ा है। तो इसका रीजन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीजन फॉर दिस हाइक, इसके बढ़ने का रीजन क्या है। इंक्रीजिंग सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ गई है इस वजह से। रीपेमेंट ऑफ माउंटेनिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरनेशनल लोन्स, जो हमने अंतरराष्ट्रीय ऋण ले रखे हैं उस पे जो हम ब्याज दे रहे हैं उसकी वजह से। पेइंग पेंडिंग पेंशन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों की जो पेंडिंग पेंशन है जिनको जो नहीं जा रही थी वो देने की वजह से बढ़ रही है। या रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, या सरकार ने जो है अर्थव्यवस्था के अंदर जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, आधारिक संरचना के प्रोजेक्ट जो अपना रही है उसकी वजह से जो जिससे लोगों को रोजगार वगैरह मिल रहा है, वो सरकार बहुत ही तेजी से ऐसे काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, इस वजह से इंक्रीज हुआ है। कौन सा जो रीजन है वो इसका सही है। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका एग्जाम्पल क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंड पूंजीगत व्यय जो है ये क्या होता है। पूंजीगत व्यय एक ऐसा व्यय होता है जो कि सरकार के ऊपर या तो सरकार को एसिड बना के दे दे या सरकार की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दे। तो यहाँ पे आप जितने भी ऑप्शन है वो सब देख लीजिए, ऐसे दे रखे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल ही नहीं है। इसका यहाँ पे जो ये वाला जो ऑप्शन है डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है इसमें, ये है आपका एग्जाम्पल किसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो तेजी से कर रही है जिससे रोजगार का जो है सर्जन हो रहा है, लोगों को काम धंधा मिल रहा है, इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 34.5% की जो है इंक्रीमेंट देखने को मिली है 2021 में पहले के मुकाबले। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे को कम करने में कौन सा इसमें से जो है हेल्प करेगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई राजकोषीय घाटा होता क्या है, तब तो आप बात करेंगे आगे। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है सरकार की उधारियां, उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो सरकार की उधारियां जो है कैसे कम हो सकती है, कह रहा है सब्सिडी को बढ़ा दो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के प्रॉफिट को बढ़ा दो। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, सरकारी जो वो होती हैं उद्योग। इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रूविंग पब्लिक गुड्स जो होते हैं उसके अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट में इंप्रूवमेंट कर दो। या डिक्रीज द बर्डन एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स, या ये कर दो। कौन सा स्टेटमेंट जो है राजकोषीय घाटे को कम कर देगा। देखो राजकोषीय घाटे को, भाई राजकोषीय घाटा क्या है, मैंने बोला राजकोषीय घाटा जो है वो सरकार की उधारियां हैं। क्या है, सरकार की उधारियां, सरकार उधार लेती है, लोन लेती है, ऋण लेती है, बोरिंग्स जो लेती है, फिर वो व्यय करती है लोगों के लिए। ठीक है, अगर सब्सिडी को बढ़ा देगी, सब्सिडी एक तरीके का सरकारी व्यय है, तो अगर व्यय बढ़ेगा तो फिर तो और लोन की जरूरत पड़ेगी, ये तो नहीं है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस प्रॉफिट का यूज सरकार क्या कर सकती है, अपने ऋण को पे करने के लिए यूज कर सकती है। उस प्रॉफिट का यूज, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट तो सरकार के लिए इनकम है, रेवेन्यू है, तो उसका यूज अपने ऋण को पे करने के लिए कर सकती है, जिसके फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। अगर ये सारी चीजें कर दी, ये ए सी डी, इससे तो क्या होगा, इससे तो और उल्टा बढ़ेगा, उल्टा घटेगा नहीं और उल्टा बढ़ेगा। तो भाई अगर कह रहा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स कम कर दो, मान लो सरकार ने, इसको ये कह सकते हो डी ऑप्शन का मतलब है सरकार टैक्स को घटा रही है। भाई टैक्स तो सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है, अगर अपनी सरकार इनकम ही घटा देगी
तो फिर लोन कहाँ से पे करेगी? उससे तो फिस्कल डेफिसिट घटने की जगह और उल्टा बढ़ जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट को कम करने का मात्र एक उपाय है, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखना है। देखो तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का। फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट है सरकार की उधारी ऋण। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जो सरकार की इनकम के अंदर इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि भाई जब इनकम होगा उसी से तो लोन पे होगा। तो यहाँ पे इनकम का कौन सा पॉइंट दे रखा है? केवल एक ही पॉइंट दे रखा है, वो है बी। तो बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? भारत के भुगतान शेष के अंदर इसमें से कौन सा घटक जो है पूंजी खाते के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा? पूंजी खाते के डेबिट साइड में इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जो है आएगा पूंजी खाता? तो देखिए, एन इंडियन वुमेन बाइंग अ चाइनीज कंपनी, अगर कोई भारतीय महिला किसी चाइनीज कंपनी को खरीद ले, क्या ये ट्रांजैक्शन आएगा? एन इंडियन वुमेन सेंडिंग रेमिटेंस होम फ्रॉम यूके, अगर अगर वो जो है अगर वो जो है क्या कहते हैं यूके से अपने फैमिली के लिए पैसे भेज दे, ये आएगा क्या? एन अमेरिकन कंपनी बाइंग शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, एक अमेरिकन कंपनी इंडियन कंपनी के शेयर को बाय कर ले, ये आएगा क्या? या लास्ट में डी ऑप्शन पे लिखा हुआ है एन अमेरिकन कंपनी सेलिंग मोबाइल फोन टू इंडियन कस्टमर, इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो पूंजी खाते के डेबिट साइड में आएगा? देखिए जी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पूंजी खाता होता क्या है और डेबिट साइड में कौन सा ट्रांजैक्शन आता है। ठीक है, पूंजी खाता वो होता है जिससे देश की एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं पूंजी खाता। और डेबिट साइड में क्या आता है? डेबिट साइड के अंदर आता है आउटफ्लो। आपको नीचे वो ट्रांजैक्शन देखना है जो कि एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट भी कर रहा है और उससे देश के पास से पैसा जाएगा। कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है? देखिए, अगर कोई इंडियन वुमेन बाइंग अ चाइनीज कंपनी, अगर कोई भारतीय महिला चाइनीज कंपनी को खरीद रही है, तो खरीदने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। खरीदने के लिए क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इससे पैसा जाएगा और भाई फिर कंपनी खरीद रही है तो एसिड भी बन के आएगा। तो ये जो पहले वाला जो ट्रांजैक्शन दे रखा है, पहले वाला, ये क्या है? इससे भाई आउटफ्लो भी हो रहा है, क्योंकि बाय करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, आउटफ्लो हो रहा है और एसिड पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी के क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंडियन वुमेन सेंडिंग रेमिटेंस होम फ्रॉम द यूके, यूके से भारत है और यूके है, यूके से भारत में पैसे भेज रही है, तो भाई इससे तो इनफ्लो हो रहा है ना, ये तो आ ही नहीं सकता इसके अंदर। एन अमेरिकन कंपनी बाइंग शेयर ऑफ इंडियन कंपनी, तो भाई इससे भी इनफ्लो हो रहा है, एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो इससे तो पैसे आ रहे हैं इंडिया के अंदर। और फिर लिखा है एन अमेरिकन कंपनी सेलिंग मोबाइल फोन टू इंडियन कस्टमर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और क्या कहते हैं, और अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी क्या कर रही है? अमेरिकन कंपनी जो है मोबाइल फोन सेल कर रही है इंडियन कस्टमर को, तो हम क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं वस्तुओं का। ठीक है, तो भाई ये आप कैपिटल अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन नहीं है, आउटफ्लो तो हो रहा है इससे, जब आयात करेंगे तो पैसे तो जाएंगे, लेकिन ये ट्रांजैक्शन जो है पूंजी खाते का है ही नहीं। इस वजह से ये जो ट्रांजैक्शन है बी सी डी ये सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, आपका कौन सा आंसर सही है? ए, क्योंकि इससे आउटफ्लो भी हो रहा है और ये पूंजी खाते का घटक भी आपको यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि इन 2020, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये टॉपिक पे आप क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी वाज 22 नेशन करेंसी यूनिट्स रुपीस पर यूएस डॉलर। ये इसका मतलब क्या है? ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको ट्रिपल पी के नाम से जाते हैं, ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है? ये आपको जब आप मुद्रा वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, आप देखो मुद्रा वाले चैप्टर से आप क्वेश्चन देख रहे हो, मुद्रा वाले चैप्टर से अंदर जो इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा हो। परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, मेरे को पता है आपने नहीं पढ़ा होगा। डिमांड फॉर मनी नहीं पढ़ा होगा,
मुद्रा की पूर्ति के माप नहीं पढ़ा होगा, तो आप देखिए जो टॉपिक आपने पढ़े नहीं है ना, उस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुद्रा वाले चैप्टर से देख लीजिए, मुद्रा वाले चैप्टर से बता रहा हूँ आपको कि ये तो पूछ ही नहीं रहा भाई कि हम जो पढ़ रहे हैं कि जी मुद्रा के प्रकार बताइए, ये बताइए, वो बताइए, फलाना बताइए, ढिमकाना बताइए, बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन है ये। मैं ये नहीं कह रहा आउट ऑफ सिलेबस है, आप ये आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। आप अगर मुद्रा और बैंकिंग आपका चैप्टर है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। ये बेसिक वर्ड्स हैं, डिमांड फॉर मनी, ट्रिपल पी एंड मुद्रा की पूर्ति के माप, ये बेसिक वर्ड है। और आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं पहले कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो आप ये मत सोचना कि जी इतना आसान हलवा पेपर आएगा। एक एक एमसीक्यू करने में 2-2 मिनट लग जाएंगे, 2-2 मिनट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर जो आपने मतलब कभी सुना ही नहीं होगा। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, जब मुद्रा वाला आप चैप्टर जब पढ़ोगे ना, मुद्रा के पीछे जाना, अगर आपके पास टीआर जैन वाली बुक है तो उसके बिल्कुल पीछे जाना, जहाँ बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाता है, जहाँ पे बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाता है वहां पे आप जाना। वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। पहले तो आप इसके बारे में समझना अच्छे से कि इसका मतलब जो है क्या होता है, व्हाट इज ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है कि इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ना, वो 22 नेशन करेंसी के मामले में रुपीज में 22 नेशनल करेंसी यूनिट्स रुपीज पर यूएस डॉलर, ये 2020 के अकॉर्डिंगली था। तो कह रहा है इसका जो है, इसका क्या मतलब होता है, गुड्स डेट कैन बी परचेज, बॉट मतलब परचेज खरीदना, गुड्स डेट कैन बी बॉट फॉर $1 इन द यूएस वुड रिक्वायर 22 रुपीज इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि गुड्स डेट कैन बी परचेज फॉर $1 इन द यूएस वुड रिक्वायर 22 रुपीज इन इंडिया। इसका मतलब क्या है इस लाइन का, इस लाइन का ये मतलब है कि जिस $1 से आप यूएस के अंदर जितनी चीजें खरीद पा रहे हो ना, जिस $1 से आप यूएस के अंदर जितनी भी चीजें खरीद पा रहे हो, अगर आपको सेम वही चीज इंडिया के अंदर अगर आपको खरीदनी है तो आपको केवल 22 रुपए देने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हम दो कंट्री यहाँ पे ले लेते हैं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से बेटे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। हम दो कंट्री यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडिया और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं यूएस, ठीक है। तो उसने बोला कि इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी जो है ना, वह 22 नेशन करेंसी यूनिट्स रुपीज पर डॉलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप $1 से, आप $1 से जितनी चीजें इसके अंदर खरीद रहे हो ना यूएस के अंदर, आपको अगर मान लो 1 किलो सेब, 1 किलो सेब यूएस डॉलर के अंदर $1 के आते हैं, ठीक है। सेम यही 1 किलो सेब, सेम यही 1 किलो सेब अगर आप इंडिया के अंदर खरीदना चाहते हो तो 22 रुपए के आ जाएंगे। इसका ये मतलब है कि जो वस्तु को खरीदने के लिए यूएस के अंदर आपको $1 देना पड़ रहा है, सेम उसी वस्तु के लिए आपको इंडिया के अंदर केवल 22 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, एट्थ का जो आंसर है ये है भाई आपका ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इन द 20th century under British rule India had an export surplus, where was this surplus used। बेटा बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमारे विदेशी व्यापार के अंदर जो है, विदेशी व्यापार के अंदर जो है अधिशेष हो रहा था। हम जानते हैं निर्यात ज्यादा हो रहा था, आयात कम हो रहा था, लेकिन उस अधिशेष का यूज ब्रिटिश वालों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर ₹1 भी खर्च नहीं करा। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, वॉर टूल्स के इक्विपमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए उन्होंने जो है यूज किया था इस सरप्लस को, इस अधिशेष को। तो वही पूछ रहा है किसके लिए किया, टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन इंडिया, टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री इन ब्रिटेन, ठीक है, एंड टू मीट द ऑफिशियल एंड वॉर एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश। अभी मैंने आपको बताया कि अपने वर्ल्ड वॉर के लिए, इक्विपमेंट के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, एंड टू पे द सैलरी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो भारत के लिए तो ये भी भूल जाओ,
ठीक है, ये भी भूल जाओ, कुछ नहीं, ये तो दोनों ही गलत है, ठीक है। इंडिया के लिए तो उन्होंने कुछ खर्च ही नहीं करा, ए और डी ऑप्शन तो आप भूल ही जाओ। रही बात बी और सी की, कि ब्रिटेन के अंदर कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए या इस पर्पस के लिए, तो भाई ये वाला जो पर्पस है वॉर इक्विपमेंट के लिए और अपना इंडिया के अंदर ऑफिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह, इन सब चीजों को पूरा करने के लिए उन्होंने सरप्लस का यूज किया था। तो ये क्वेश्चन आना ही आना है। और भारत की संपत्ति का जो है निष्कासन किया था, ये कह सकते हो। उसके बाद कह रहा है द colonial government made to sincere attempt to estimate India national and per capita income, but most of the study found that India national income growth in the pre-independence era was dash and per capita income growth was dash। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, ऊपर जो भी बात की गई है सबको बाढ़ में जाने दीजिए। वो बस ये आपसे पूछ रहा है कि भैया ब्रिटिश शासन काल के टाइम या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत की राष्ट्रीय आय और पर कैपिटल आय जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितनी थी, ये आपसे जो है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, कंपलसरी क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में आना ही आना। नेशनल इनकम कितनी थी, 2% से भी कम, और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, आधा, 0.5%। तो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, 10वें का। नेशनल इनकम में 2% से भी कम और प्रति व्यक्ति आय में 0.5% से भी कम। किसकी मेजरमेंट है ये, राव की, ठीक है। वी के आर वी राव की जो मेजरमेंट है उसका अनुमान जो है सबसे ज्यादा सही था, उसके अनुसार ये दी गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, राव है वो इकोनॉमिस्ट ये। और सबसे पहला कौन था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना जिसने भारत की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय को मेजर किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन से इकोनॉमिस्ट हैं और उनके हिसाब से राष्ट्रीय आय कितनी थी ये भी बताइएगा। अंडर द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट द जमींदार ड्यू टू द स्टेट वर फिक्स्ड, व्हाट डिड द मीन फॉर द कल्टीवेटर्स। इसका मतलब क्या है भाई, जमींदारी सिस्टम आप जानते ही हो, जमींदारी सिस्टम क्या होता है, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार और किसानों के बीच में। क्या था भाई, जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करते थे, एक फिक्स अमाउंट देते थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारों को मालिक बना दिया था जमीन का, तो बदले में उसको एक फिक्स अमाउंट देते थे। और जमींदार किसानों से जो चाहे वो करवा लेते थे, जो चाहे, जब चाहे भूमि से निकाल दिया, हाई रेंट चार्ज करना, जो मन चाहे वो कर दो। और ये बेचारा इसको कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि इनका तो पहले ही मुंह बंद हो गया, फिक्स अमाउंट इनको मिल रहा था। तो कह रहा है भाई इसका मतलब क्या है, व्हाट डिड दिस मीन फॉर द कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मतलब जो खेती कर रहे हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर जो खेती कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भाई अब जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो एक फिक्स अमाउंट दे रहा है, अब जमींदार किसानों से जो चाहे वो करवा सकता है, उसका शोषण करते थे। दे वर एक्सप्लॉइटेड एंड फोर्स टू पे रेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस। जित वो जो है इसका शोषण करते थे, बहुत ही ज्यादा हाई रेंट चार्ज करते थे, जब चाहे भूमि से बेदखल कर दिया, जब चाहे रख लिया, इसी तरीके से इनको ट्रीट करते थे। तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि भाई उनका शोषण किया जाता था, उनसे बहुत ही ज्यादा हाई रेंट चार्ज किया जाता था, उनको फोर्स किया जाता कि जी रेंट दो, प्रोडक्शन हुई है नहीं हुई है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो है रेंट देना ही देना है, ये इसका मतलब है। तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि 11वें का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी। बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए 12वें पे, कह रहा है देयर आर टू स्टेटमेंट अबाउट द चेंजेस इन इंडिया स्ट्रक्चरल कंपोजिशन इन द पीरियड ऑफ 1950 एंड 1990। नीचे आपको दो स्टेटमेंट बताई गई है इंडिया के स्ट्रक्चरल कंपोजिशन के रिगार्डिंग, इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी चेंजेस किए गए हैं, जितने भी संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, वो सारे नीचे यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी वाज द हाईएस्ट। इस टाइम पीरियड के बीच में कृषि क्षेत्र का जीडीपी के अंदर जो योगदान था ना, वो जो है सबसे ज्यादा था इस टाइम पीरियड के बीच में। और दूसरे में लिखा हुआ है इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड टू अ फर्दर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड। क्या हुआ इसका मतलब, increase in agriculture productivity during this period led to a further increase in the share of agriculture in the GDP by the end of this period।
कि ये कह रहा है कि भाई जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी के अंदर इस टाइम पीरियड के अंदर जो है इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली, और फर्दर इंक्रीज इन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड, और साल के अंत तक, ये 1990 के एंड तक हमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी के अंदर जो योगदान है उसके अंदर भी और इंक्रीमेंट, और ज्यादा इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली। तो कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो स्टेटमेंट ठीक लिखी गई है वो केवल पी वाली लिखी गई है, क्यू वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखी हुई है। मतलब जैसे जैसे 1990 के हम पास आते गए वैसे वैसे जीडीपी का कृषि के अंदर जो योगदान है वो और बढ़ता गया, ये कह सकते हो क्यू स्टेटमेंट का मीनिंग। तो भाई ऐसा नहीं है, हरित क्रांति जो हमने अडॉप्ट की थी वो भी 1966 में करी थी, ठीक है। आप तब तक तो 1990 तक आते आते तो हरित क्रांति का ये कह सकते हो कोई इफेक्ट ही खत्म ही हो गया ना के बराबर। तो उस इस टाइम पीरियड के बीच में सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, उसके अंदर हमको जो है इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली थी। तो इस टाइम पीरियड के बीच में इसका जो योगदान है जीडीपी में वो कम होता गया था, ना कि उल्टा बढ़ता गया था। उसके बाद है which of the following statement about the land ceiling policy is true। ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है। भूमि सुधार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, भूमि सुधार से, उसके अंदर एक पॉइंट है लैंड सीलिंग, जिसमें जमीन की सीमा सरकार ने फिक्स कर दी कि अगर किसी भी बंदे के पास इससे ज्यादा लैंड निकलेगी तो वो अपने अंडर में ले लेगी, ठीक है जी। तो कह रहा है इसमें से कौन सी बात जो है सही लिखी हुई है, ठीक है। इट लेड टू equity in the agriculture sector. Many landlords were able to escape the legislation, and the implementation of the legislation was changed by small tenants, and it was successful in Kerala and West Bengal because it made no resistance। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप चाहे इसके क्वेश्चंस को ना, इसके क्वेश्चंस को जो मैंने फिक्स टॉपिक बता रखे हैं ना, आप उसको उससे भी कंपेयर कर लीजिएगा। जो जो मैंने फिक्स टॉपिक बता रखे हैं कि ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आना है देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। भूमि सुधार मैंने वहां लिखवा रखा है, सिर्फ भूमि सुधार और हरित क्रांति, ये क्वेश्चन भूमि सुधार के ऊपर, ये क्वेश्चन हरित क्रांति या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। तो भाई यहाँ पे जो बात लिखी गई है बी, बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक असर्शन है एक रीजन है। असर्शन पढ़िए, रीजन बताइए और कौन सा सही है ये बताइए। असर्शन देख लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति के ऊपर है। तो भाई कंपेयर कर लीजिए एक एक क्वेश्चन को और देख लीजिए। India Green Revolution is an example of how the productivity of scarce land resources can be increased with improved production technology। और रीजन में लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन फार्मर प्रोड्यूस far larger quantities of food grain than was possible earlier on the same piece of land। असर्शन में क्या लिखा हुआ है और रीजन में क्या लिखा हुआ है, रीजन में क्या लिखा हुआ है वो आप देखिए और हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए के अंदर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यहाँ पे लिखा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, और यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। आर जो है रीजन जो है वो असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट आर जो है सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। पहले तो लिखा क्या है इसको करने का मैं आपको तरीका पहले ही बता चुका हूँ। पहले आपको असर्शन पढ़ना है और देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है या नहीं। फिर आपको रीजन पढ़ना है, फिर देखना है यहाँ पे सही लिखा हुआ है या नहीं। पहले असर्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केर्स लैंड रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज विद द इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भले ही आपके पास जमीन जो है, लैंड जो है वो सीमित है आपके पास, लेकिन उसी लिमिटेड लैंड के ऊपर अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दो, अगर आप अपनी तकनीकी के अंदर सुधार कर लो, तो आप तब भी अपनी उत्पादन को बढ़ा सकते हो, उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हो।
अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो इसका ये मतलब नहीं है आपको ज्यादा जमीन चाहिए, आप उसी जमीन पे अच्छी खाद, अच्छी उर्वरक, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। ये हरित क्रांति कहता है। क्या ये बात ठीक लिखी हुई है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की वजह से फार्मर्स प्रोड्यूस फार लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन देन वाज पॉसिबल अर्लियर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। लेकिन क्या इससे पहले ऐसा पॉसिबल था? हरित क्रांति से पहले फार्मर तो बेचारा केवल उतनी ही प्रोडक्शन कर पाता था जितना बेचारा उसके परिवार के लिए कंज्यूम हो सकता था। उससे ज्यादा वो बेचारा प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता था, ना उसके पास इतना बचता था कि वो बाजार में बेच के उससे कुछ प्रॉफिट वगैरह जो है अर्न कर सके। तो भाई यहाँ पर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, रीजन भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, और रीजन जो है वो असर्शन की बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको दे रहा है। 15 की अगर बात करें, कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ पॉलिसी वाज नीडेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद हमें किस तरीके की टैरिफ पॉलिसी की नीड है जो कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसरों को प्रोटेक्ट करे, घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करे, किससे? फॉरेन कंपटीशन से, विदेशी प्रतियोगिता से। हमें ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा कि हम जो है दूसरे, देखो फॉरेन कंपटीशन का मतलब हम दूसरे देशों के गुड्स को यूज ना करें, ये इसका मतलब है। दूसरे देशों के गुड्स को यूज ना करें, अपने देश की बनाई हुई वस्तुओं को यूज करें, ये इस लाइन का मतलब है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? दूसरे देशों के गुड्स हम बिना कंज्यूम किए कैसे रह सकते हैं? कह रहा है लो इंपोर्ट टैरिफ रिड्यूस इंपोर्ट कोटा, और लिखा हुआ है लो इंपोर्ट टैरिफ। और देखिए इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। देखो भाई, टैरिफ और कोटा दो आपके पास हथियार हैं जिससे आप जो है सेफ्टी प्रदान कर सकते हो, ठीक है। टैरिफ की अगर हम बात करें, टैरिफ क्या है? एक ऐसा टैक्स जो कि आयात पर लगता है जब हम दूसरे देशों से लेते हैं। तो अगर हम आयात के ऊपर जो लगने वाला टैक्स है उसको अगर हम बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है हम दूसरे देशों की वस्तु को कम यूज करेंगे। और कोटा क्या होता है? कोटा जो होता है वो होता है लिमिट, क्या दूसरे देशों से इतनी क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी तक आप आयात कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर हम इस क्वांटिटी को ही कम कर दें तो भी आयात कम हो जाएगा। तो कोटा को घटा दें, कोटा को घटा दें और टैरिफ को बढ़ा दें, तो इस तरीके से हम दूसरे देशों के गुड्स को कम यूज कर पाएंगे, आयात हमारा कम हो जाएगा, जिससे हम अपने देशों के गुड्स जो है, अपने देशों के गुड्स जो है उसको ज्यादा यूज करेंगे और दूसरे देशों के गुड्सों को कम यूज करेंगे, जिससे कि हमारे घरेलू उत्पादकों को क्या मिलेगा? जिससे हमारे घरेलू उत्पादकों को जो है प्रोटेक्ट मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, और हम उनके गुड्स को ज्यादा यूज करेंगे, अच्छा खासा लाभ वो कमाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से जैसे मैंने आपको ये 15 क्वेश्चन बताए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन में आपको क्या क्वेश्चन के अंदर कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अभी एक में तो नहीं करा पाऊंगा, एक में तो ऐसे एक एक समझाऊंगा तो आपको बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, और भाई क्वेश्चन के टाइप देख लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये वाला भी करा दूंगा और वो दूसरा वाला भी करा दूंगा, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप इकोनॉमिक्स के अंदर जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।